हेलो एंड वेलकम टू मदे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई डीप फेक में अमरीकी भी फंस गए। अमरीकी कारोबारी शख्सियत ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स के पीछे छुपी कहानी खुल गई। गुमराह होने का एतराफ, बानी पीटीआई के हक में किए ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। ट्रंप के करीबी साथी की पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ, बड़ी अमरीकी सरमायाकारी की तैयारियां, सेनेटर फैसल वाडा के ट्रंप इंतजामिया के हवाले से दावे सच्चे निकले। नई अमरीकी इंतजामिया की तरफ से बानी पीटीआई के हवाले से खामोशी के पीछे असल वजह क्या बनेगी, हम जानेंगे आज सेनेटर फैसल वाडा की जबानी। इसके अलावा दर्जनों पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के हाथों मौत की वादी में उतर गए। गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम में नाकामी पर DGFIA ओहदे से बरतरफ, हुकूमत ने बड़ा एक्शन कर दिया। कौन बनेगा नया DGFIA? बड़े बड़े नाम दौड़ में शामिल। क्या गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग अब रुक जाएगी? और हजारों पाकिस्तानी ओवरसीज जेलों में कैद, अक्सरियत मंशियात के जुर्म में मुलव्विस निकली। मलेशिया में 10 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा से बचा लिया गया। इराक में पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स एयरपोर्ट पर रखने की नई कहानी खुल गई। सेनेट ओवरसीज कमेटी में अहम इंकशाफात। ये थी कुछ डेवलपमेंट्स, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी 28 जनवरी के हवाले से। उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी, आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी 28 को जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी अमेरिका से और वो एक सेटबैक होगा पीटीआई के लिए। फिर हमने देखा कि अमेरिकी बिजनेस वफ्द जो है वो यहाँ पर आता है और उसके जो हेड है वो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। खास एक स्टेटमेंट जो है जिस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है रिचर्ड ग्रेनेल के जो ट्वीट्स आए थे इमरान खान के फेवर में, उस हवाले से। क्या इसको आप एक बड़ा सेटबैक देख रहे हैं फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मैं 15 दिसंबर 2024 को मुल्क से बाहर जाते हुए आपको ये सब चीजें बता के गया था और वैसा ही हुआ। वो ट्वीट डिलीट भी हो गए, गुब्बारे से हवा भी निकल गई। ट्रम्प कार्ड जो पीटीआई लेके चल रही थी फिर प्ले कार्ड्स के ऊपर आ गई, तो वो प्ले कार्ड से प्ले ग्राउंड में चली जाएगी, वो आपने खुद देखा। और आज जो एक बहुत जबरदस्त ठंडी हवाओं का जो सिलसिला शुरू है पाकिस्तान के लिए, इब्तिदा है। आगे बहुत कुछ आना है और वक्त से पहले आप लोगों को वो भी बताता रहूंगा। उससे तो गुब्बारे से हवा निकल गई है नंबर 1 पीटीआई की। और आपने जो अरेंजमेंट देखा उसमें आपको क्रेडिट जो है वो जो रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं, मुझे तो शर्म नहीं आती, मैं तो प्राइड लेता हूँ। वो आर्मी चीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्बत खबरें, चाहे वो IPPs हो, चाहे वो कर्टेल करना हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट नीचे गिराना हो, चाहे वो स्मगलिंग रोकनी हो, करंट डेफिसिट हो, बैकडोर डिप्लोमेसी हो, फॉरेन जितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहें मेरे बाप ने किया या जमहूरी लोगों ने किया है, तो जमहूरी लोगों ने नलका दिया है, पानी नहीं दिया। ये जनाजे को आप लेके चलते रहे। आप सबको बहुत शौक था इस जनाजे को लेके चलने का। एक्सपायर्ड लोगों को पहले भी, आज भी और आगे अल्लाह ना करे ऐसा होगा, तो फिर आप लोगों की मर्जी है, फिर यू शुड एंजॉय इट ऑल्सो। तो ठीक है, बड़ी प्रेडिक्शंस देते हैं आप और बार बार आप जो है वो रोनाल्डो का जिक्र भी करते हैं। तो रोनाल्डो की क़यादत में तो जो है वो हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अब 20 तारीख भी गुजर गई है। प्रेडिक्शंस पीटीआई के हवाले से क्या है? कोई सपोर्ट फ्रॉम ट्रम्प कार्ड की तो आई नहीं। मुज़ाकरात जो है वो हमने देखा फेल हो गए, लॉन्ग मार्चेस फेल हो गए। अब क्या पीटीआई किस तरफ जा रही है? मैंने आपके ही प्रोग्राम में बताया था आपको कि आइंदा आने वाले वक्तों में पीटीआई लेट के मुज़ाकरात की बात करेगी और गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, वो भी आप देखेंगे। तो ये सब चीजें तो ड्रामा है। देखिए, हुकूमत का हदफ क्या है? इमरान खान साहब जेल में रहे। पीटीआई का हदफ क्या है? इमरान खान साहब जेल में रहे। दोनों का हदफ पूरा हो गया। और मैं आपको कहता रहा, बदतरीन करप्शन हो रही है KPK में, बदतरीन हो रहा है। मैंने कहा आप तो गंडापुर को मैं नहीं देख रहा, आप इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन के ऊपर, काजी साहब उनके बंदे आगे कह रहे हैं, जुनेद साहब आगे कह रहे हैं, जो मुखलिस चेहरा है पीटीआई का, वो प्रेशर में आके मुझे बड़ा कह सकते हैं लेकिन वो अच्छा आदमी तो अच्छा आदमी है। अब इमरान खान साहब कह रहे तब्दीली की बातें कर रहे हैं। मैं गंडापुर को आगे नहीं देख रहा, ठीक है। मैं गौर साहब को भी अच्छा इंसान होने के बावजूद नहीं देख रहा आगे। तो मैं तो आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। आप कहें मुझे इन्फॉर्मेशन राइट से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है, क्या इमरान खान साहब इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब मुझे फोन करके देते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तब मानते हैं जब चीज हो जाती है। अब आपको जो मेन चीज है, अभी तो इमरान खान साहब के लिए बुरा वक्त है और पीटीआई और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी मिल मिला के एक ही है, जेल में रखो। जेल में 190 मिलियन का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट में भी इस पर कोई मराद नहीं मिलेगी, कोई इसमें आगे चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अभी तो उनके लिए मुश्किलात ही हैं। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आगे और मजीद क्या प्रेडिक्शन करके। ये MQM की पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान है। दे ऑल कॉम्प्रोमाइज होने का मैं इल्जाम लगाता था, जो हकीकत थी उसको इमरान खान साहब खुद इंडोर्स कर रहे हैं। तो मुझे तो कौन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो फैसल, लेकिन आपने कहा कि क़यादत जो है वो पीटीआई की और हुकूमत उनका एक ही हदफ है, लेकिन अब उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं ना, आपने खुद भी जिक्र किया जैसे कि अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर देना, जुनैद अकबर को ले आना और इस किस्म की बातें करना। उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए जुनैद ने कि अब होम्योपैथिक क़यादत की जो है वो कोई जगह नहीं है पीटीआई में, तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो बदली जा रही है इन द राइट वे। देखिए जी, मैं तो ये इमरान खान साहब को चाहता था अपने हाथ में चीजें लें, कोई बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाए, मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए, सियासत करें। सियासतदानों का उधार बुगाड़ दोनों तरफ से चलता, तीनों तरफ से चलता रहता है, लेकिन अब मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए। और उसी चीज में मैं निकाला गया था, तब चांद पे बैठे थे इमरान खान साहब और पीटीआई थी आसमान पर। अब वही सारी बातें जो मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ, पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ, इनकी क़यादत के बारे में कर रहा हूँ, केपीके की तबाही के बारे में कर रहा हूँ, वो अब इमरान खान साहब अब सुन रहे हैं। तो अगर वो देर से सुनते हो, उनकी आंख की पट्टी देर से खुलती है, तो मेरा कसूर तो नहीं है इसके अंदर। जी ठीक ठीक। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आप ये बार बार एक बात कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाह रही और वो चाहते हैं खान साहब जेल में रहें। अगर वो चाहते भी हैं, सपोजली हुकूमत भी चाहती होगी, मान लिया 1 मिनट के लिए सर, तो खान साहब खुद भी जेल में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो तो खान साहब के बयानात से पैदा हो रहे हैं। अली गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल की वजह से तो पैदा नहीं हो रहे, वो तो खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्वीट्स करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, इतनी सख्त बातें करते हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट पर, स्पेशली जनाब मुनीर साहब पे, ये प्राइम मिनिस्टर पे, एजेंसीज पे, जर्नलों पे, नेटिव 71 के इशूज़ पे, तो खान साहब तो खुद शायद बाहर नहीं आना चाह रहे। अदरवाइज इसमें पार्टी के क्या कसूर है? वो एक दिन कह देंगे कि आज से बयानात आपने नहीं देना, खुद भी नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल मामला हल हो सकता है सर। मेरे ख्याल से सर वो सेंसिबल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि इमरान खान साहब से करीब रिश्तेदार और उनके ओहदेदारान जो हैं वो उनकी जान के पीछे पड़े हैं पीटीआई के लोग। तो बेहतर है अगर उनको ये एंटिसिपेशन भी मिल रही अंदर है। और दूसरा ये तो एक ऐसी बात है कि चाय की प्याली के अंदर तूफान है। अगर वो ट्वीट नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, तो आप मुझे शो पे नहीं लेंगे, आप तस्करा नहीं करेंगे, आप तज्जिया नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, तो कारोबार बैठ जाएगा। अगर कारोबार चल रहा है सबका तो सर चलने दें, एंजॉय करें, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। इसका हदफ हासिल हसूक क्या है? खान साहब जेल में थे, हैं और रहेंगे। फैसल भाई, फायदा क्या हुआ? अब ये बात तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, उसके बाद हुकूमत चाहती है। क्लियर सी बात है कि खान साहब 2 चीज़ें कर लें तो आइस ब्रेक हो सकती है, रिलीज भी किया जा सकता है। खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, बनीगाला बैठ जाएं, पार्टी को कुछ और लोगों को चलाने दें, और जिस तरह की बम्बार्डमेंट बयानात दे रहे हैं वो ना दें, और खान साहब उसके बाद ज़्यादा बयानात देते हैं, 24 घंटे भी चुप नहीं रहते। सो इसमें पार्टी का क्या कसूर है सर? वो तो खान साहब अगर खामोश होना चाहेंगे तो जेल से बाहर आ सकते हैं ना सर। सर पार्टी को क्या फायदा? पार्टी इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, पार्टी माल बना रही है, अरबों रुपए का घपला हो रहा है केपीके में, या वजीर, सेनेटर, एमएनए, एमपीए सबकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, सब गवर्नमेंट से मरात ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ट्रिप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से गाड़ियां ले रहे हैं, समझौते के तहत जा रहे हैं, आ रहे हैं, तरमीमों में साथ हैं, अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, आप पीका सब पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं 2 दिन से। ओ भाई, पीका के कानून के अंदर इंडोर्समेंट किसने की? उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? पीटीआई का आदमी है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है तो हमें वहां तबाही भी नजर नहीं आती, हमें वहां चोरी भी नजर नहीं आती, वहां में बेईमानी भी नजर नहीं आती, वहां इनकी मुनाफकत भी नजर नहीं आती। तो ठीक है, मर्जी है, थोड़े दिन बाद वो ये भी समझ लेंगे। पार्टी के लोगों से हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और आपस में बैठ के, वो कहते भाई साहब हमें ब्लेम किया जाता है कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देते। वो कहते हैं हम खान साहब जेल में बैठे, हम अजाब में हैं, ना हमारे घर, ना हमारे कारोबार, ना हमारी सियासत, ना मिलना जुलना, कोई चीज़ महफूज नहीं है। और हर 15 दिन बाद कोई ना कोई हमें यहाँ पे लॉन्ग मार्च का आ जाता है, कोई धमकी आ जाती है, हमारे ऊपर पुलिस के छापे। वो कहते हैं हम उनकी वजह से तांगे, हम क्यों जाएंगे खान साहब जेल में बैठे? सर 99% पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो बीड़ी भी नहीं खरीद सकते थे, और आज जो पाकिस्तानी कौम को चाहिए वो सबके मालिक बने हुए हैं, समेत पीटीआई के। तो इनका कारोबार यही है, इसी कोई वीलॉग से पैसे कमा रहा है, कोई पार्टी के नाम पे फंड लेके धंधा चला रहा है, कोई बारात लेके चला रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत चला रहा है, तो सबकी नौकरी लगी हुई है। अगर इनमें कोई बहुत बड़े कारोबारी थे तो कौन थे? जहांगीर तरीन साहब है वो बाहर है, अलीम खान साहब है वो बाहर है, मैं मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एथिकली साहब था, मैं बाहर हूँ। तो पीटीआई की शक्लें कहाँ हैं? आपने बात की सर जी, 1 मिनट सर जी, आपका ये कभी पहले इस तरह के वो नहीं आता? अलीम खान साहब का, तरीन साहब का तो आता था, आपका वैसे इधर उधर गॉसिप र्यूमर्स आती थी कि फैसल वाडा साहब भी फाइनेंशियली तौर पर खान साहब को वो सपोर्ट करते हैं। आज आपने अभी कहा है कि मॉरली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली, तो आपने भी कभी खान साहब को फाइनेंशियली सपोर्ट दी? सर को पैसे दिए? पूरी पार्टी का सपोर्ट किया। कराची में किसी का बाप पे पैसे देता था, कराची में गाड़ियां, बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट सारे, असर रसूख मुल्क के बाहर, मुल्क के अंदर।
हमने सर बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारी तो कुर्बानियां उस भी सराही नहीं गई, आज भी सराही नहीं गई। हम उस वक्त भी फटे थे, आज भी फट सकते हैं और फट भी रहे हैं। पहले भी गलत पे खड़े हुए, आज भी गलत पे खड़े हो रहे हैं। हमें तो कोई नहीं, हमें तो वो मरने का शौक है सर। तो आपने जिस तरह तरीन साहब या अलीम खान साहब कहते थे, या लोग के जनाब खान साहब का बनी गाला का किचन भी हम चलाते थे, हम पैसे देते थे गाड़ियां वगैरह, तो आपने भी कभी कोई बनी गाला का किचन के लिए या गाड़ियों के लिए कोई पैसे वगैरह इस तरह दिए सर? ये तो मुनासिब नहीं होगा रऊफ साहब कि आप इस तरह की बात करें, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल उसके अंदर बताया तो अलीम खान साहब लाहौर देखते थे, इस्लामाबाद तरीन साहब देखते थे, कराची में देखता था। अच्छा, इसमें कोई दो राय, रॉकेट साइंस तो है नहीं, 2 and 2 प्लस कर ले 4 हो जाएगा। राइट सर। अच्छा सर जी, अभी हम जुनैद साहब जो हैं एक डार्क हॉर्स की तरह सामने है, कहीं पे दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल भी, जेंटलमैन होंगे, टीवी पे कभी कभी शो में नजर आते थे, कोई पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ा कोई उनका कोई अर्थ शेकिंग का भी खिताब नहीं सुना, बातें नहीं सुनी। तो अचानक जुनैद साहब जो हैं वो पीएससी के चेयरमैन भी बन गए। इट्स ए ह्यूज कमेटी, आपको भी पता है सर, वो वहाँ पे सूबाई सदर भी बन जाए। तो ये क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई खान साहब के दरमियान कोई या व्हाटएवर, ये कोई डील के नतीजे में चेयरमैन बने? मेरिट पे तो वो तो और बहुत सारे लोग होंगे सर, ये क्या हुआ सर जी? आपके पास अंदर की खबर जरूर होगी सर जी। रऊफ साहब देखिए, इस मुल्क में ना मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट कहते हैं जितना गलीज, गंदा, करप्ट, चोर, बेईमान, बड़ी फाइल वाला होगा, उतने बड़े मनसब पे, जमहूरी मनसब पे बैठेगा। ये आप देख भी रहे हैं। फिर बाप दादा की जागीर है, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। जमहूरी निजाम में आप लोग बहुत चैंपियन थे सर, माजरत के साथ। आप लोग को जमहूरियत चाहिए थी मुल्क के अंदर, हमेशा आपको जमहूरी निजाम चाहिए था। ले जी मजे ले। आपके मीडिया की आजादी के अंदर किसने आजादी दी थी आपको? वर्दी वाले शख्स मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, ठीक है। बाद में वो पॉलिटिशियन बनने लगे, वो मारे गए। देखिए, जिसका जो किरदार है ना, वो उसी किरदार में अच्छा लगता है। अगर फौजी बन जाएगा सियासतदान, फारिग हो जाएगा। सियासतदान फौजी बनेगा, वो फारिग हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि सर ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं मुल्क के अंदर, इसकी जिम्मेदारी, आप अगर कहते हैं स्टेटस को तोड़ा था इमरान खान साहब ने, तो इस जमहूरी निजाम की सबसे बड़ी जमानती आज की नून लीग की गवर्नमेंट पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है। देखिए, अगर मैं अकेला आदमी इश्यूज को उठा सकता हूं तो ये ऑपोजिशन का काम है, चोरी पकड़ना, चीजों करना। मुझे बताएं किस जगह पे? हर जगह पे तो ये साथ मौजूद है उनके साथ। तो आप मुझे बताएं ना, फिर किस निजाम की आप बात कर रहे हैं? सर जी, आप सबसे पहले अदालती निजाम की बात करें रऊफ साहब। अदालती निजाम जब तक मुल्क का ठीक नहीं होगा सर, आप 45 साल बाद कहते हैं कि भुट्टो को गलत फांसी हो गई। मुझे भुट्टो साहब वापस चाहिए, ला के दे मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, मुझे टिकर नहीं चाहिए, मुझे लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ नहीं चाहिए कि गलत फांसी हुई। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया कोर्टों ने, फिर आपने उनको जेल कर दी। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर आपने क्वालिफाई कर दिया। मैं इसको मानूं, मैं उसको मानूं, मैं किसको मानूं? जिस पीटीआई को आप कहते हैं कि वो फॉर्म 47 से आई है गवर्नमेंट नून लीग की, आप उसको सिलेक्टर कहते थे पीटीआई गवर्नमेंट को। अब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कौन गारंटी कर रहा है, कौन इंडोर्स कर रहा है, कौन लीगलाइज कर रहा है? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, उनसे बात कर रही है, शीर और शक्कर हुई हुई है। मैं किस चीज को मानूं? ये धोखा, फरेब, झूठ का मंजन है, बिक रहा है, मुल्क का निचोड़ा जा रहा है नींबू की तरह, ऊपर नीचे आगे पीछे से। तो उसको निचोड़ने दे। अगर एक आदमी रोनाल्डो का किरदार अगर तो लोग माइंड करते हैं कि भाई मैं फौज की तरफदारी कर रहा हूं, ना मैं फौज की चाय की प्याली का रवादार हूं, ना सरकार की, ना इमरान खान की। ये मेरे पर क्लैरिटी है। मेरी ऑपोजिशन भी नहीं करती, ना मेरे बाप ने ठेका लिया है, ना मैंने कोई ठेका लिया है, ना मेरा और मेरे खानदान में कोई सरकारी नौकरी के ऊपर है, ना मैंने किसी को भर्ती कराया, ना निकलवाया है। हाँ, निकलवाऊंगा, निकालता रहूंगा अपने सच के ऊपर, बेईमानी के ऊपर, झूठ के ऊपर, डंके की चोट पे करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। वो सर आपकी सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वहीं पे है सर जी। जुनैद अकबर साहब जो हैं, ये कैसे चेयरमैन पीएससी बने हैं और सदारत इनको मिल गई है? चेयरमैन पीएससी ऐसे नहीं मिलता, ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है, ये ब्राइब के तौर पर या अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज के बाद ही मिलती होती है पोजीशन के, किसी भी बंदे को देंगे। तो सर जी इनका बताएं, जुनैद साहब कैसे हैं सर और क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी खबर तो देना हमें जरा। देखिए सर, मेरी बात सुने। अब ये मैसेज खान साहब दे रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर कि पुरानी शक्लें जो एक्चुअल पीटीआई थी उसको मैं रिवाइव कर रहा हूं। ये उनका सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट कार्ड कह लें, कोई कोशिश कह लें। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं अपने बारे में, जुनैद साहब के बारे में। आलिया हमजा मेरी बहन, बहुत अच्छा मुखलिस चेहरा है पीटीआई का। ऐसे जितने लोग हैं ना, हमारी औकात लीडर की तब थी, तब भी हमें वोट इमरान खान साहब के नाम पे मिला था। और आज भी ये सब हम सब जो हैं वो सियासत जो कर रहे हैं, हमने शुरू वहां से की।
तो अगर आज मैं कहूं कि वो लीडर या मैं लीडर हूं, तो हम अपने घर के बंदे भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना डी चौक होगी, ना कोई चीज होगी, क्योंकि जितनी अहल पीटीआई है उतनी अहल आगे गवर्नमेंट है। वो उनको रोकेगी, वो उनको टोकेगी, वो कंटेनर लगाएगी, वो परमिशन नहीं देगी, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, टिकट चलेंगे, ट्वीट चलेगी, तबसरे होंगे, मस्करे होंगे, मजाक होगा, फिर जाग बैठ जाएगी, फिर कोई नई चीज आ जाएगी। ये एंडलेस है। इसकी जमानती इस हुकूमत की पीटीआई है, ना मैं हूं ना आप है। अरे सर जी, हमने एक देखा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो एक एग्रेसिव टोन के साथ आए थे। वो जो उनकी आपने गुफ्तगू हमने सुनी कि जी मैं अगर महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करूंगा, अभी 17 में से मेरा ख्याल है वो कहते थे 7 शायद 8 हो गए थे, बाकी 10-12 भी रहते थे। अब उनको हटा के जुनैद अकबर साहब आ गए। जुनैद अकबर साहब भी वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे गंडापुर साहब छोड़ के गए थे। उन्होंने तो ज़्यादा सख्त बयान दिया है। तो अगर इन्होंने यही काम करना है, जुनैद अकबर साहब ने भी धमकियाँ देनी है, थ्रेट देनी है, इस्लामाबाद में मार्च करना है, खान साहब को रिहा करवाना है और तहस नहस कर देना है, तो उनमें क्या खराबी थी सर? गंडापुर साहब तो बेहतर कर रहे थे, ज्यादा वो उनका स्टाइल, उनका दबंग फिल्मी स्टाइल था। जुनैद अकबर साहब के पास तो वो स्टाइल भी नहीं है जो गंडापुर साहब का था सर। रऊफ साहब सर, ना पहले कुछ हुआ था ना आज कुछ होगा। अगर जुनैद साहब कोशिश भी कर लेंगे तो उनकी सबसे पहली रुकावट ही वो वसाइल है केपीके के जो गरीब लोगों पे कम और बदमाशी, गुंडागर्दी और चढ़ाई पे और दहशतगर्दी पे इस्तेमाल हुए। ना वो वसाइल देंगे, ना वो कुछ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल है जब वो कोशिश में नाकाम हो जाएंगे तो खुद ही इस्तीफा देके निकल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये आप एक और पेश भी कर रहे हैं सर। नंबर 2 ये अभी तो सर वो अभी आए हैं ना सर, कुछ हफ्ते महीने देना नहीं देंगे, वो खुद ही चले जाएंगे। स्टेट आदमी है वो, ठीक है सर। उसके वसाइल को रोकने की सबसे बड़ी चीज गंडापुर साहब बैठे हुए इस गवर्नमेंट के हमायती और कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, नंबर 1। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि गंडापुर साहब कंटिन्यू करें। ये एक नई मंतक है, ठीक है। अब आ जाए आप मेन चीज के ऊपर। मेन इशू क्या है? इशू ये है कि सर कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। इस डिफॉल्ट की पाकिस्तान को बैंकरप्सी की जमानती स्टैब्लिशमेंट है, फौज है, और यह ना इंशाल्लाह बैंकरप्ट होगा ना डिफॉल्ट करेगा। बाकी हुकूमतें एक पोस्टर, एक टिश्यू पेपर की तरह हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और क्योंकि आती जाती इसलिए है कि ये यूज खत्म टिश्यूज हैं। अब नया टिश्यू लाएंगे तो आगे कोई बात चलेगी, आगे नए टिश्यूज आएंगे। गिव अदर्स अ चांस, यंगस्टर्स अ चांस। 90 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, 80 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पुरानी तकरीरों पर काम नहीं चलेगा। हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब को आप क्रेडिट दे दें कि शहबाज शरीफ साहब वो गलती नहीं कर रहे जो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब ने की थी कि ना काम करना जानते हैं ना काम करने देंगे। तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो फिगर हेड बन के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। इक़्तिदार सबका आखिरी है। ये बताइएगा सर। और इस गवर्नमेंट के अंदर भी एक शहजाद अकबर है और एक आजम खान है। जब ये गवर्नमेंट में जाएगी उस वक्त शहजाद अकबर साहब आज के जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और आजम खान साहब रह जाएंगे। आप बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के करीबी मतलब ब्यूरोक्रेट या उनके कोई पॉलिटिकल एडवाइजर की बात कर रहे हैं, कोई हिंट तो दे रहे हैं कोई थोड़ा सा। आप तो किसी से कोई डरने झुकने बिकने वाले बंदे ही नहीं है। तो कोई साहब, मैं आपकी किसी बातों में नहीं आने वाला। आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे जितना एक्साइट कर ले मैं एक्साइट दूंगा। मैंने सीख लिया है कि फिर मैं उस्ताद तो रिवर्स कर लो। मैं तो सर जी फिर उस्ताद ना हुआ ना। अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ, फिर तो मैं उस्ताद ना हुआ। अगर मेरी चलाकी आपको समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने उस्ताद को बताए कि सर जो आपने मुझे सिखाया था मैं थोड़ा बहुत जान गया हूँ। फिर इसका मतलब है तो फिर हमें तो नालायक स्टूडेंट हमें सूट करेंगे जो हमें खबरें दें, स्टोरी दें। नालायकी सूट करती है, पूरे मुल्क को नाअहली सूट करती है। पूरे मुल्क के अंदर जमहूरी जनाजे के अंदर चोर, बेईमान, मक्कार, अयार सब सूट करते हैं। तो सर आपको भी नालायक स्टूडेंट चाहिए, आपको भी होना चाहिए। आप भी हमारी तरह सरफिरे आदमी है। कितनी तकलीफें उठाई, पहले भी उठाई, आगे का आपका पता नहीं, हमने ही पहले उठाई है, आगे का हमारा भी पता नहीं, उठानी पड़ेगी। तो सर एक और बताएं, आपकी मेहरबानी सर, ये बताइएगा कि अभी जो बड़ा एक रोला पड़ा हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, अपना एक उनका क्लाउड है, पार्टी के साथ उनकी वो एफिलिएशन है। उन्होंने आपके कुलीग जो हैं एक मतलब प्रैक्टिस के तौर पर, एक ट्रेडिशन के तौर पर उन्होंने उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट उन आर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नहीं होने दी और गिलानी साहब जो इस वक्त एक एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर प्रिजाइड ओवर वो नहीं करे। आपको क्या लगता है गिलानी साहब की अगर बात मानी जाती है सेनेट चेयरमैन की, तो कौन सी गिलानी साहब क्या हमारे सेनेट के चेयरमैन है गिलानी साहब, बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है उनकी। प्रोटेस्ट का मुझे नहीं पता, अभी तो मुल्क से बाहर किसी दौरे पे हो गए हुए। अगर ये नया प्रोटेस्ट है तो फिर मुझे नहीं पता, मैं भी मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, कहता हूँ प्रोटेस्ट होता है। दूसरी चीज है कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, जो जमहूरी राइट है, जो जमहूरी हक है किसी का भी है, चाहे वो एजाज साहब का। मैंने अपनी पहली तकरीर में सेनेट में आगे कहा था कि ये हक को मिलना चाहिए, लेकिन उसको रोका है हुकूमत वक्त पंजाब की ने
अपना बदला स्कोर सेटल करने के लिए। हमने उनके एतबार में उनके साथ ये किया था, उन्होंने अपने एतबार में कर लिया कि वो पुलिस चीफ मिनिस्टर के मातहत है, तो उसमें रॉकेट साइंस होने की जरूरत है। अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट ने रोका है तो एस्टैब्लिशमेंट अगर रोक रही होती तो किसी की बात की जरूरत नहीं होती कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता। तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आए या कोई जाए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको चाहिए ही नहीं पीटीआई से। आपने कहा कि पंजाब हुकूमत स्कोर सेटल करे, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी सर, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त साद रफीक साहब थे, उस वक्त ये हो गए उसके शाहिद खकान अब्बासी साहब, तो लंबी लिस्ट है। तो शहबाज शरीफ साहब को जेल में थे, अपोजिशन के लीडर थे, तो इनको नैब की कैद से, इन्होंने असद कैसर साहब स्पीकर थे, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर करके उनको कई दफ़ा हाउस में है और उन्होंने कई दफ़ा नैब के खिलाफ तकरीरें की, जिनकी कस्टडी में थे। मैं विटनेस हूँ, मैं तो पार्लियामेंट जाता रहता हूँ, तो उनको क्या इस पर तकलीफ है? उनके दौर में तो इनको लाते रहे हैं सर, ये पीटीआई आपकी हुकूमत थी, आप लोगों का क्रेडिट था, असद कैसर साहब का, इमरान खान साहब का, दोनों का क्रेडिट है, हुकूमत का था आप लोगों का, तो वो तो यहाँ प्रोड्यूस करते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद इसके बेनिफिशियरी हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के। असद कैसर साहब ने इनको 3-4 दफ़ा बुलाया हाउस में, तो आज उनका एक सेनेटर अगर उसमें जेल में उसमें है इजाज चौधरी साहब पीटीआई के, उनको चेयरमैन साहब ने बुला लिया, सेनेट चेयरमैन है, तो उनको प्रोड्यूस ना करना, तो पंजाब हुकूमत वाकई पंजाब हुकूमत इसके पीछे, व्हाई वुड दे डू दैट? कि उनके तो सारे जो एमएनएस थे उनको तो प्रोड्यूस करती रही है पीपल्स, ये पीटीआई की ये हुकूमत जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आते रहे हैं सर, वो क्यों करेंगे? इजाज चौधरी साहब से उनकी क्या दुश्मनी है सर इतनी बड़ी? साहब, आप सीएम पंजाब से सवाल का जवाब ले, उनके इतने सारे तर्जुमान हैं, आप उनसे बात करें, मैं उनका तर्जुमान थोड़ी हूँ। मैंने तो आपको बताया स्कोर सेटल कर दिया। सर आपको सारे मोहल्ले की खबर होती है, हम इसलिए कह रहे हैं आपके पास। तो बता दिया ना सर, उन्होंने स्कोर सेटल कर दिया, वो पूरा हो गया। ना पीटीआई चाहती है, ना पीटीआई का आज तक सुना है आपने? जितनी पीटीआई के चेहरे आज बाहर फिर रहे हैं, इनमें से किसी ने शक्तियां काटी हैं? कोई 20 दिन भी जेल में रहा है? किसी समझौते के तहत ये सारी सियासत चल रही है ना। मुझे पता है इन्होंने क्या कुर्बानी दी है, इनके ऊपर क्या मुश्किलात आई हैं। आम आदमी पे मुश्किलात आई है, पीटीआई के गरीब आदमी पे जिसको गुमराह किया गया। इनका ये तो आज तक इमरान खान की बहन को जेल में लेने गए थे। इनमें से कौन सा है जो चीमा के पास गया हो, जो बेचारा मुखलिसी में मारा गया है, ठीक है? कौन सा एजाज चौधरी के पास गया हो, कौन सा शाह महमूद के पास मिलने गया हो? ओ भाई, ये पार्टी कॉम्प्रोमाइज है एमकेएम पाकिस्तान की तरह, ये पीटीआई पाकिस्तान है। अच्छा, ये अगर नाम नहीं लेते पीटीआई वाले, तो खान साहब भी अपने, वो तो बल्कि शाह कुरैशी साहब ने गिला किया था, अभी आपने बात कह दी, तो उन्होंने भी गिला किया था कि भाई साहब कभी हमारा भी पूछ लिया करें। उनको तो वाकई पीटीआई डंप करवा के जेल में वो गए, वो खैर उनको खुद भी था, कुरैशी साहब इस मामले में खुद कफील भी हैं, तो लेकिन उनको मिलने भी कोई नहीं गया सर, उनका जिक्र ही कोई नहीं करता, उनकी अब तो फैमिली भी नहीं कर रही, पीटीआई भी नहीं कर रही, इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे, तो कुरैशी साहब को तो बिल्कुल भूल गए। उमर सरफराज चीमा साहब की आपने बात की, इजाज चौधरी साहब की, यास्मीन राशिद साहब की कभी कभार कोई बात हो जाती है, तो अदरवाइज तो खान साहब भी बात नहीं करते, पीटीआई भी नहीं करती। शायद 2025 आपकी कहानी सुन ले शाह महमूद साहब के लिए, क्या पता। ये सर, ये जरा ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे सर को? थोड़ी सी एक्सप्लेन तो मैं करता नहीं हूँ रऊफ साहब, मैं तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर एक अंदिया दिया, एक आजाद तज्जिया दे दी है सर। अब आप चाहे मैं फुल स्टॉप से आगे जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की किस्मत को खुलने वाली है 2025 में? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने कहा जिक्र नहीं, और मैंने कहा शायद 2025 में हो जाए उनका जिक्र। अच्छा, कोई मतलब समथिंग इज ब्रूइंग अप इन द बैकग्राउंड सर, मतलब समथिंग इज कुकिंग अप। सर मुझे तो नहीं पता, इस मुल्क में आप गन्ने का बीज डालें आलू निकलता है, आलू का दवा केला निकलता है, मैं क्या करूंगा? बड़ा मैजिकल मुल्क है। अच्छा सर, ये गंडापुर साहब का अभी जो कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं और आपको प्रोटेक्शन, क्योंकि मतलब लीथल 100% उनका एग्जीक्यूशन रेट है, लिहाजा सारे डर भी जाते हैं कि बात तो सच्ची निकलने वाली है। तो लेकिन खान साहब की भी एक हिस्ट्री है, रिवायत है कि उन्होंने अभी अपने कभी अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज नहीं किया, बड़े दबाव हुआ है। आपको याद है उस्मान बुज़दार साहब पे जनरल बाजवा साहब जैसे बंदे का दबाव था, बल्कि फौज के साथ इख्तलाफात इस वजह से हुए थे कि उनको हटाया, उन्होंने नहीं हटाया था आखिरी दम तक। ऐसे महमूद खान साहब को रखा उन्होंने, महमूद खान साहब के हवाले से बड़ा जोर था ये केपीके में हटाएं, उन्होंने नहीं हटाया। उन्होंने परवेज खटक साहब को नहीं हटाया, ये उनका मतलब रिकॉर्ड है, एक अच्छी चीज है अपने चीफ मिनिस्टर वगैरह पे। तो आपको क्यों लगता है कि गंडापुर साहब, जिनको उन्होंने खुद लगाया, जिन्होंने गंडापुर साहब ने 5-6 हमले किए यहाँ पे, उन्होंने मार्चेज किए, वो इतना सारा सफरिंग देखी, उन्होंने लाठी चार्जेस दिए, उन्होंने गैस वगैरह तकलीफें देखी, तो वो उनको क्यों हटाएंगे? आप कह रहे हैं कि उनकी भी छुट्टी हो सकती है सर, वो तो वही कुछ कर रहे थे गंडापुर साहब, जो खान साहब उनको एजेंडा दे रहे थे। खुद का इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है और वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं, तो वो खुद ही तोड़ देंगे रिकॉर्ड को। नंबर 1, नंबर 2 है कि मैं किस चीज को मान लूं फिर से
चीफ गए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, जो मुल्क की जरूरत है, कामयाबी हो रही है। उसी कमरे में केपीके में दहशतगर्द गंडापुर बैठा है, भाई उसको पकड़े, क्यों के नहीं पकड़ सकते? क्योंकि वो जमहूरी सीएम है, उससे पहले वाला पीएम है, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर निकाल दे, उससे पहले वाला पीएम मुल्क से बाहर चला जाता है, उससे पहले वाला पीएम वापस आ जाता है। मैं क्या करूं रऊफ साहब, मैं करूं क्या? ये सख्त लफ्ज नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में कहना, मतलब है सर पर्चे कटे हैं, केपीके की पुलिस यूज हुई है, फायरिंग की है, पर्चे कटे हुए हैं, वीडियोज हैं, शहादतें हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो मेरे बाप पे तो नहीं है ना रऊफ साहब। तो अगर ये सब कुछ हुआ है, फसाइल मेरे बाप ने यूज किए, चीफ मिनिस्टर ने यूज किए, गाड़ियां पकड़ी हैं, असला पकड़ा है, बंदे पकड़े हैं, वो सब चीफ मिनिस्टर के अंडर में। आज जो काजी साहब इमरान खान साहब की जबान में बोल रहे हैं पीटीआई से आकर कि करप्शन हो रही है, वीट स्कैंडल आ गया है, फलाना आ गया है, तो मैं आपको कई महीनों से कह रहा था, तो आपको लग रहा था मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा था, आप सच हो गया तो आप कह रहे ठीक बात होगी। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब क्या मुझे वो भी अपनी इंफॉर्मेशन फोन करके देते हैं? तो लेकिन हमने देखा वो ठीक है जमानत पे होंगे, उनकी बेल्स हुई होंगी। हमने केजरीवाल साहब को देखा, वो चीफ मिनिस्टर थे, जेल में मतलब 3-6 महीने वो गुजार के, बल्कि जेल से हुकूमत चलाते रहे। ये शहबाज शरीफ साहब जमानत पे थे जिस दिन इन्हें वजीर आजम का हलफ उठाया था, या FIA का केस चल रहा था। तो ये तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं पाकिस्तान में। तो पैकेज है, आपको पता है, जब तो 3-4 केसेस आप पे ना चल रहे हो, जमानतें पुलिसें पीछे ना लगी हुई हूँ, तो आपको तो कोई वजारत नहीं मिलती, कोई वजीर आजम नहीं बनाता। ये तो वजीर आजम पे, इवन जरदारी साहब पे, उन पे केसेस से जमानत पे थे, गिलानी साहब पे केसेस थे, वो जमानत पे थे जब उनके केसेस चल रहे थे, मुझे याद पड़ता है जब वजीर आजम बने थे। तो ये काम तो होते रहते हैं सर जी। तो अगर उन पर गंडापुर साहब पे FIRs हैं तो इतना ये हो सकता है। मैं तो रऊफ साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, आपको जमहूरी जनाजा का शौक है, बिल्कुल ठीक है, चोरी बुरी चीज नहीं है सर। इंडिया की मिसाल दी है भाईजान, मैंने इंडिया की मिसाल केजरीवाल पे, मैं बिल्कुल सही है। मैं तो सर आपकी हर बात को इंडोर्स कर रहा हूँ। यही निजाम जमहूरियत है जिसके हुस्न के आप लोग मजे लूटे। ठीक, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम एंड टॉकिंग टू अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज अमरीकी कारोबारी शख्सियात जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सुहेल भट्टी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उस मीटिंग में वहाँ पे थे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। भट्टी साहब जरा तफसीलात दीजिएगा, क्या मीटिंग थी ये और क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, किन किन सेक्टर्स के हवाले से बात हुई, कुछ तफसीलात बताइएगा। देखिए, हम सब पाकिस्तानियों की, बिलखसूस अवाम की और मीडिया की नजरें इस बात पर तो जमी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ लेने के बाद अब सूरत हाल क्या डेवलप होती है पाकिस्तान के हवाले से बिलखसूस। और हर गुजरते दिन के साथ ये बातें तो जरूर हो रही थी, लेकिन फिर अचानक पता चला कि हाई लेवल अमेरिकन इन्वेस्टर्स का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है और गुज़श्ता रोज उसकी कुछ डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर हुई कि उन्होंने कुछ आके एग्रीमेंट किए हैं और ये बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट थी। और फिर एक स्पेशल एक इंटरेक्शन का एक अरेंजमेंट किया गया जो इस इन्वेस्टर डेलीगेशन के जो हेड हैं हेनरी बीच, इनके साथ मैं बताता चलूं कि ये जो हेनरी बीच हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी उनके साथी तस्वुर किए जाते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं और इन्होंने उनकी जो 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसके डायरेक्टर फाइनेंस भी थे और उसके साथ साथ इनके कारोबारी शराकतदारी भी है। और टेक्सास के अंदर ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर और जो हेज फंड्स होते हैं उसके अंदर इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये अमेरिकन जो बिजनेस ग्रुप हैं उनको लीड करते हैं। तो ये पाकिस्तान आए और एक बड़े प्लान के साथ आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जाहिर इनके साथ ये कितना क्या सिर्फ MOU साइन होने के लिए आए हैं, जैसे कि बहुत से मुल्कों के वफूद आते हैं MOU साइन होते हैं, लेकिन पता चला कि सिर्फ MOU नहीं है, बहुत वर्किंग हो चुकी है और एग्रीमेंट होने जा रहे हैं और बड़े पैमाने के ऊपर अमेरिकन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर 2 शोबों का इंतखाब किया गया है, मिनरल सेक्टर और उसके साथ रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन जब इसके ऊपर बात होना थी, डेफिनेटली हर किसी के ज़हन में सवाल था कि अब अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इस पे जरा आते हैं, आपसे तफसील लेते हैं सारी कि क्या गुफ्तगू कैसे। लेकिन कोई थोड़े से बुनियादी सवालात मेरा ख्याल है कोई मेरे जहन में भी आ रहे हैं, कोई व्यूअर्स के जहन में भी आ रहे हैं कि आप लोग जिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को बुलाया था कितने लोग थे और क्या ये इनविटेशन जो थी मीटिंग अरेंज कराई गई ये कोई US एम्बेसी की ने कोऑर्डिनेट कराई या उनका साथ ये जो उसमें अगर बिजनेसमैन साहब जो हैं कोई इन्होंने खुद कोई डायरेक्ट अप्रोच किया कि हम मीडिया से बात करना चाहते हैं, ये किसने अरेंज करवाई थी मीटिंग ये और वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ कि उनको पिक किया गया कि इतने लोग जो हैं वो आएंगे और फलां वो इदारे या ग्रुप से आएंगे?
नहीं, इसमें अमेरिकी एम्बेसी का कोई रोल नहीं था, ना ही इस बिजनेस ग्रुप ने कोई डायरेक्टली किसी को एंगेज किया। जाहिर है गवर्नमेंट के साथ आए हैं, इन्होंने एमओयूज की हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ गुज़श्ता रोज कुछ एमओयूज भी हुए। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और ये गवर्नमेंट ने ये एक सहाफियों के साथ एक इंटरेक्शन करवाया कि ना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान और अमेरिका के जो दोनों हुकूमतों के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से, उसके साथ साथ जो एक पीटीआई से मुतल्लिक बहुत सी बातें होती रही और बिलखसूस रिचर्ड गर्नेल का मामला आपको याद है कि एक बहुत वक्त तक पाकिस्तान के अंदर खबरों की जीनत रहा है और उस हवाले से जाहिर सी बात है कि सबके ज़हन में सवालात थे और फिर वहां पर खुद का सवाल। ये बताइएगा सोहेल, इसका ये पहला कोई डेलीगेशन नहीं है बिजनेस का हाई प्रोफाइल जो आया है। अभी यूरोपियन यूनियन का भी डेलीगेशन आया था, यूके से भी आते हैं, मतलब दुनिया भर के और मुल्कों से भी आते हैं यहाँ पे, और किसी से कोई इस तरह हुकूमत कोई कीन नहीं होती मीटिंग्स कराने के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों का। उन्होंने किसी से अब तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इस तरह की मीटिंग कराई हो। तो वह ओनली अमेरिकन ये बिजनेसमैन के साथ हुकूमत ने दिलचस्पी लेके उन्हें कंटेक्ट करके पाकिस्तानी सहाफियों की उनसे मुलाकात कराइए। साहब इसकी दो बड़ी अहम वजूहात थी। आपको मुख्तलिफ अमेरिकन ग्रुप्स के साथ कंपनीज के लोग आए और इंटरेक्ट करने का मौका मिला होगा, लेकिन मुझे भी ऑन एंड ऑफ माजी के अंदर मौका मिलता रहा, लेकिन ये बड़ी एक यूनिक इंटरेक्शन था दो हवालों से कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो इन्वेस्टर जो डोनाल्ड ट्रंप का पार्टनर भी है, करीबी साथी भी है, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के बारे में अब क्या सोच रही है, आने वाली जो पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत है उनके साथ वो कैसे चलेंगी, सवालात हुए और बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और हम इनके साथ आगे चलना चाहते हैं। एक तो सफारती लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था और बहुत डिटेल्ड उन्होंने बात की। दूसरा था कभी अमेरिकन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, उनकी कंपनीज ऑन एंड ऑफ आती रही है, इतना बड़ा अग्रेसिव प्लान कभी उन्होंने पब्लिकली ऑन कैमरा कभी शेयर नहीं किया। मेरे लिए ये सरप्राइज था कि जितनी वो वर्किंग कर चुके थे तो पाकिस्तान के अंदर जिस लार्ज स्केल के ऊपर आना चाह रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं और जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट की है कि नेक्स्ट मंथ आके हम मुआहदे करने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक आउटलुक है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक रोड मैप है, वो टोटली आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और उनके मुताबिक उन्होंने मतलब इब्तिदाई जितनी उनकी वर्किंग है वो सारी मुकम्मल कर चुके हैं और पहली मरतबा वो B2B अरेंजमेंट के तहत बड़े स्केल के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उसने आज अपना प्लान शेयर किया। और उसके साथ साथ फिर जो रिचर्ड गर्नेल का मामला था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ है जरा, अगर आप क्योंकि मौजूद थे वहां पे उन साथ ये सहाफियों के साथ जिनकी मुलाकात हुई है, तो क्वेश्चंस क्या हुए थे उनसे, आप लोगों ने क्या पूछा उनसे? उनसे सब एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जनरल नई सब लोग आए हैं, वो पाकिस्तान के साथ किस तरह चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की क़यादत के साथ हम बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, मुल्क के लिए ये मौजूदा लीडरशिप बहुत पाकिस्तान के लिए करना चाहती है। गुज़श्ता जो 4 साल गुजरे बिलखसूस वो बाइडन जो गवर्नमेंट बाइडन इंतजामिया थी उसकी नाकिस पॉलिसियां थी। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका के अंदर वो खुशहाली देखना चाहते हैं, हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी अमन और खुशहाली देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो वेपन का मामला है, पाकिस्तान की हेल्प हमें दरकार होगी, हम उस मसले को भी, अफगानिस्तान के मसले को भी परमानेंट हल करेंगे कि पाकिस्तान को उसको मजीद प्राइस पे ना करना पड़े। और उसके साथ साथ रिचर्ड गर्नेल का मामला, जो कुछ लोग ये तासुर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो करीबी लोग हैं, नहीं ये सवाल किया गया रिचर्ड साहब का, वो किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि उनके ट्वीट्स जो हैं वो खान साहब फ्री इमरान खान साहब के हवाले से आते रहे, तो तस्वीर है यहाँ पे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है नई ये ट्रंप साहब की, वो खान साहब को रिहा कराने के लिए अपना रोल अदा करेगी। तो ये किसी ने सवाल किया, क्वेश्चन हुआ वो सहाफियों में से? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बाज़ाब्ता सवाल हुआ और हर किसी की ज़हन में ये सवाल था, सब लोग ये पूछना चाहते थे। और तो उसके जवाब में उन्होंने बहुत वजाहत के साथ और बहुत डिटेल के साथ बात की। उन्होंने कहा कि रिचर्ड गर्नेल को डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए से प्रेजेंटेशन दी गई, उनको मिसलीड किया गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद उनकी राय बदली है। पहले पाकिस्तान के बारे में जो उनका एक जो तस्वुर था, जो एक इमेज था, वो तब्दील हुआ है और उसमें आप बहुत बेहतर आई और पाकिस्तान को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और वो उनका ये कहना था डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए से उनको गुमराह किया गया। अच्छा नहीं सॉरी, ये सोहेल ये बताइएगा
तो वो ये कह रहे हैं कि रिचर्ड साहब को गुमराह किया गया। तो क्या कोई ट्रंप साहब ने उनसे कोई वजाहत मांगी थी जिसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि जनाब कि मैंने जो ट्वीट्स किए थे दे वर बेस्ड ऑन फॉल्स असम्पशन और मुझे मिसलीड किया गया था? तो किसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में से उनसे कोई जवाब तलबी की गई थी, पूछा गया था कोई इस तरह की बात, कोई क्वेश्चन फॉलो अप के तौर पर हुआ उनसे कि अगर वो ये कह रहे हैं जनाब रिचर्ड साहब कह रहे हैं कि मुझे मिसलीड किया गया, इट मीन्स कि कोई ना कोई उनसे सवाल जवाब किया गया, उनको रोका गया है। तो डिड समवन आस्क हिम? अगरचे के सेम ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जवाब के अंदर ही बहुत सी क्लैरिटी दे दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी खुद इस मौजू के ऊपर रिचर्ड गर्नेल के साथ बात हुई थी। अच्छा, तो इससे लगता ये था कि वो इस मामले के अंदर ऑन बोर्ड थे और उन्होंने बहुत डिस्कशन की रिचर्ड गर्नेल के साथ। और क्योंकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में उनका एक प्लान था, ये पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को वो पहले से स्टडी किए बैठे थे हेनरी बीच, तो इन्होंने उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर डिटेल डिस्कशन की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उसका पाकिस्तान के बारे में इमेज टोटली डिफरेंट है। लास्टली इससे ये लगता है कि जो अब तक हम बंदा ढूंढ रहे थे कि किन्होंने ये ट्रंप कार्ड को डिफ्यूज किया है या न्यूट्रलाइज किया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हम तो गैस कर रहे थे, तो वो तो लगता है कि इन्होंने ये बिजनेसमैन जो हैं उसमें ये आए हुए हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात हुई है, तो इनसे हुकूमत पाकिस्तान ने सारा काम करवाया, इन्होंने न्यूट्रलाइज करवाया है। माई असेसमेंट, जस्ट नो न्यूज़, जस्ट माई रीडिंग। आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान इनके जरिए कराया, उसके बाद वो आए हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जी बिल्कुल यही फील है, क्योंकि जितने वो पॉजिटिव थे और जितने उनकी पाकिस्तान के हवाले से वर्किंग थी और जितना वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और जिस तरीके से डायरेक्टली उन्होंने रिचर्ड गर्नेल के साथ बात की, तो बिल्कुल इसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली रोल प्ले किया है। एक शख्सियत ये है और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में जो पिछले कुछ बयानात और डिस्कशन होती रही है, मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर फैसल वाडा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। और आज उनकी इस इंटरेक्शन से पहले आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया, वो भी बड़ा पॉजिटिव था गर्चे के, और वो भी इस मामले पे काफी सेंसिटाइज थे। तो मुझे लगता है इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने में पॉजिटिव रोल फैसल वाडा का भी काफी हद तक उन्होंने इस मामले में अपना रोल प्ले किया। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमने देखा ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि अमरीकी बिजनेसमैन और ट्रंप के करीबी साथी जेनरी बीच का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद था। उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे करने का अंदिया भी दिया। उसके साथ साथ रिचर्ड ग्रेनल की जो ट्वीट्स आई थी इमरान खान के फेवर में, उसको उन्होंने डीप फेक का नतीजा करार दिया और इसको कहा जा रहा है कि PTI के लिए बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही हमने देखा कि 4 घंटे पहले एक ट्वीट आया है रुकने कांग्रेस US के जो विल्सन का, और उन्होंने भी इमरान खान का जो है वो ट्वीट कर दिया है। अब ये एक ट्रंप कार्ड है जो हुकूमत भी जिसको देख रही है और PTI भी देख रही है और चाहते हैं कि उनके हक में हो। लेट्स सी कि हुकूमत के हक में जाता है या PTI के हक में जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।